हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। संगीत की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, या यूं कहिए कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिसका नाम है राग। आज हम आपको बताएंगे कि राग किसे कहते हैं और उसके मूलभूत तत्व क्या है, उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, राग किसे कहते हैं? कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों वाली वह विशेष मधुर रचना जो हमारे कानों को अच्छी लगे, उसे हम राग कहते हैं। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर एक दोहा लिखा हुआ है, योयम ध्वनि विशेष वस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जन चिताना सह राग कथितो बुधे। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि वह विशेष ध्वनि जो स्वर वर्णों से विभूषित हो और जन जन के चित्त का रंजन करे, अर्थात मनोरंजन करे, बुद्धिजन लोग उसको राग कहते हैं। ये दोहा प्यारे बच्चों अभिनव राग मंजरी पुस्तक का दोहा है, जो पंडित भातखंडे जी ने लिखी है। प्यारे बच्चों, साधारण शब्दों में अगर मैं कहूं कि स्वरों और वर्णों की वह विशेष रचना जो मनुष्य का मनोरंजन करे, उसे हम राग कहते हैं। तो आइए जानते हैं राग के महत्वपूर्ण भाग क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों से मिलकर राग बनता है। हमने उदाहरण के तौर पर बच्चों आप देख रहे हैं राग भैरव, जो कई कक्षाओं का राग है, कई कक्षाओं में इसको गाया बजाया जाता है। हमने उदाहरण के तौर पर राग भैरव को ले लिया है। अब हम भैरव राग के माध्यम से जानेंगे कि राग के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी बातें उसके अंदर जरूरी है। सबसे पहले नंबर पर हम मानते हैं थाट। तो राग भैरव का थाट क्या है? भैरव, यानी राग भैरव जो है वो अपने नाम वाले थाट से उत्पन्न हुआ है। इस हिसाब से राग भैरव अपने थाट का आश्रय राग हुआ, जन राग हुआ। दूसरे नंबर पर आती है राग की जाति। प्यारे बच्चों, राग की 3 जातियां होती हैं, संपूर्ण, षाडव और औडव। जिस राग में आरोह अवरोह के अंदर 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, उस राग को संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। मैंने यहाँ 7 लिख दिया है ताकि आप समझ सको। जिस राग में आरोह अवरोह में 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम षाडव जाति का राग कहते हैं। और जिस राग में आरोह अवरोह के अंदर 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम औडव जाति का राग कहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो 3 जातियां प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनकी आगे 3 उपजातियां और होती है। वह इस प्रकार बनती है कि मान लीजिए किसी राग में आरोह में 7 स्वर हैं और अवरोह में 5 स्वर हैं, तो उसकी जाति क्या होगी? संपूर्ण औडव, यानी 7 और 5 यहाँ पर स्वरों का प्रयोग इस प्रकार से है, तो उसकी जाति होगी संपूर्ण औडव। इसी प्रकार अगर किसी राग में आरोह में 6 स्वर हैं और अवरोह में 7 स्वर हैं, तो उसकी जाति क्या होगी? षाडव संपूर्ण। आपको ये बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। ये तो एक उदाहरण मैंने दिया था। अगर किसी राग के अंदर आरोह में और अवरोह में स्वरों की संख्या अलग अलग है, तो उसी हिसाब से उसकी जाति को निर्धारित किया जाएगा। आरोह में 7 होंगे तो आरोह में संपूर्ण होगी, और अवरोह में 6 होंगे तो अवरोह में षाडव रहेगी। और हम उस जाति को दर्शाने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे, संपूर्ण षाडव। इस प्रकार से फिलहाल हमारे पास जो राग है उसकी जाति है संपूर्ण, क्योंकि आरोह अवरोह में 7 स्वर प्रयोग किए गए हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चों नंबर 3 पे, जो है वादी स्वर। वादी स्वर क्या होता है? वह स्वर जो किसी भी राग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, जो पूरे राग का नेतृत्व करता है। पूरे राग में सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग किया जाता है, उसको राग के अंदर हम वादी स्वर कहते हैं। राग भैरव का वादी स्वर है धैवत, यानी कि धा। अगला है संवादी स्वर। वादी के बाद आता है संवादी, अर्थात वह स्वर जिसका प्रयोग वादी स्वर से कम लेकिन बाकी अन्य स्वरों से ज्यादा प्रयोग किया जाए, उसको हम संवादी स्वर कहते हैं। विद्वानों के अनुसार
जो वादी के साथ संवाद करे उसे संवादी स्वर कहते हैं। वादी और संवादी स्वरों के लिए दो संज्ञाएं प्रयोग की गई हैं। हम वादी स्वर को राजा की उपाधि देते हैं क्योंकि यह संपूर्ण राग का नेतृत्व करता है, और संवादी स्वर को मंत्री की, ध्यान रखना इसको, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। वादी स्वर को राजा की उपाधि दी गई है और संवादी स्वर को राजा के मंत्री की उपाधि दी गई है। अब आते हैं अनुवादी स्वर पर। अनुवादी स्वर प्यारे बच्चों वे स्वर होते हैं जो वादी संवादी के बाद महत्वपूर्ण स्वर होते हैं, या वादी संवादी के बाद जो राग में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य स्वर हैं। ये वे स्वर हैं जो वादी संवादी के अलावा जो बच जाते हैं उनको हम अनुवादी स्वर कहते हैं, और इतिहास में इनको प्रजा की उपाधि दी गई है, प्रजा। तो बच्चों इसी प्रकार सा गा मा पा नी राग भैरव के अनुवादी स्वर हैं। अब आते हैं विवादी स्वर पर। जैसा कि स्वयं नाम से ही स्पष्ट है, विवादी अर्थात विवाद करने वाला वह स्वर जो राग के अंदर वर्जित होता है, अर्थात मना होता है, जिसका प्रयोग नहीं करना होता है और उसके बावजूद भी उसका थोड़ा बहुत प्रयोग कर लिया जाता है, तो वह विवादी स्वर के नाते किया जाता है। बहुत ज्यादा विवादी स्वर का प्रयोग करने पर राग का स्वरूप खराब भी हो सकता है, इसलिए विवादी स्वर को जो है इतिहास में शत्रु की उपाधि दी गई है। आपने देखा राग रूपी साम्राज्य का राजा वादी स्वर, मंत्री संवादी स्वर, और प्रजा अनुवादी स्वर, और विवादी स्वर शत्रु। ये चार प्रकार के स्वर जो हैं वो राग में प्रयोग किए जाते हैं। अब आते हैं राग के गायन समय पर। प्यारे बच्चों विद्वानों के अनुसार प्रत्येक राग का गायन समय निश्चित किया गया है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि रागों को उनके निश्चित समय पर गाने से ही उनकी सुंदरता अधिक निखर कर आती है। हमारे पास जो राग हमने उदाहरण के तौर पर लिया गया है उसका गायन समय प्रातःकाल 4 से 7 बजे है, और यह कई कक्षाओं का राग है। अब 4 से 7 बजे तो कोई विद्यालय लगता नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको गाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो राग के गायन का जो समय है, अगर उसे उसके समय पर गाएंगे तो हो सकता है उसकी सुंदरता में आश्चर्यजनक वृद्धि हो, लेकिन अगर उसके समय पर हम नहीं गाएंगे तो भी कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है, तो भी कोई हानि हो जाने वाली नहीं है। तो यह विद्वानों की धारणा है कि रागों को उनके निश्चित समय अनुसार ही गाया या बजाया जाना चाहिए। अब आते हैं बच्चों समप्रकृतिक राग। समप्रकृतिक राग क्या होता है? वह राग जो हमारे जिस राग को हम अध्ययन कर रहे हैं उससे मिलता जुलता है। सभी रागों के समप्रकृतिक राग होते हैं जो उनके जैसे लगते हैं, जिनमें उनके जैसी विशेषताएं हो। तो राग भैरव का समप्रकृतिक राग है वो कालिंगड़ा और रामकली 2 राग हैं। तो बच्चों आपने जाना समप्रकृतिक राग। अब आते हैं आरोह अवरोह पकड़ पर। सबसे पहले आरोह स्वरों का नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता क्रम आरोह कहलाता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा आप देख रहे हैं, और उसी प्रकार स्वरों का ऊपर से नीचे की ओर उतरता क्रम अवरोह कहलाता है। जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह क्या हुआ? सा रे गा मा पा धा नी सा, और अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा। क्योंकि राग भैरव के अंदर रे और धा कोमल प्रयोग किए जाते हैं, हमने इनको कोमल का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है। प्यारे बच्चों संपूर्ण राग के अंदर गाते या बजाते हुए आरोह अवरोह समान रूप से होता है। अब आते हैं पकड़। पकड़ वह विशेष स्वर समूह है जिससे किसी राग की पहचान की जाती है, या यूं कहिए कि वह विशेष स्वरों का समूह जिसको सुनते ही हम पहचान जाए कि ये कौन सा राग बज रहा है। कई बार हम कुछ गीतों को उनके शुरू होने से पहले ही पहचान जाते हैं, उनकी कोई बीच में से विशेष धुन से ही हम उनको पहचान लेते हैं कि ये उस गाने
गाने की धुन है। तो इसी प्रकार से किसी विशेष राग को पहचानने के लिए स्वरों का विशेष समूह पकड़ कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने किए राग के आधारभूत तत्व। अब आते हैं राग के नियमों पर। राग के कुछ मुख्य नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। नियम नंबर 1, राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर हो सकते हैं। नियम नंबर 2, राग को गाया बजाया जाता है, इसीलिए राग में मधुरता और रंजकता का होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, राग में कभी भी सा स्वर को वर्जित नहीं कर सकते हैं, अर्थात सा स्वर को कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। नंबर 4, राग की उत्पत्ति थाट से होती है, इसीलिए थाट को राग का जनक भी कहा जाता है। नंबर 5, राग में आरोह अवरोह पकड़, वादी संवादी, गायन समय इत्यादि सबका होना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, हमने राग के मूलभूत तत्व सभी आपको बता दिए हैं। ये सभी चीजें अलग अलग परिभाषाओं के तौर पर भी आपके पाठ्यक्रम में आती रहती हैं, लेकिन हमने एक ही चैप्टर में आपको सारा क्लियर कर दिया। और अच्छी बात तो यह है कि एक राग का परिचय भी आपको इसी के साथ याद हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।